जब से सरकार बनी है दिल्ली में, हमने कभी भी इसको राजनीति या सरकारी कामकाज के दृष्टि से नहीं देखा। जैसे मेरा अपना परिवार है, मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है। मैं जैसे अपने परिवार का ख्याल रखता हूं, ऐसे ही मैंने कोशिश की है कि दिल्ली में रहने वाले हर परिवार का हिस्सा बनके, चाहे उनका भाई बनके, चाहे उनका बेटा बनके, उस परिवार का मैं ख्याल रखूं। दिल्ली के जितने बच्चे हैं उनको मैं अपना बच्चा मान के उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का मैंने कोशिश की है। मेरी कोशिश रही कि जैसी शिक्षा मेरे बच्चों को मिली उस वैसी अच्छी शिक्षा दिल्ली के हर बच्चे को मिले। मेरी कोशिश है कि अगर किसी के भी परिवार में दिल्ली में कोई बीमार हो तो पैसे के अभाव में उसका खराब इलाज नहीं होना चाहिए, उसे अच्छे से अच्छा इलाज मिलना चाहिए। तो हर परिवार का मैंने ख्याल रखने की कोशिश की, उनका बड़ा बेटा बनके, उनका भाई बनके। आज दिल्ली की मेरी माताओं के लिए और मेरी बहनों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। ये कोई बहुत छोटी चीज नहीं है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मैं समझता हूं ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा महिला सशक्तिकरण का। बातें बहुत होती हैं, बातें करना बड़ा आसान है, महिला सशक्तिकरण, लेकिन सशक्तिकरण होगा कैसे? सबसे बड़ा सशक्तिकरण तो होता है जब हाथ में पैसा हो, जेब में पैसा हो। जेब में जब पैसा होता है तो आदमी पावरफुल महसूस करता है, पावर महसूस करता है। तो अगर महिलाओं के हाथ में, उनकी जेब में पैसा डालेंगे तभी तो महिलाएं सशक्तिकरण महसूस करेंगी। जो महिलाएं कमाती नहीं है वो खासकर हमारे समाज के अंदर एक बहुत डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में रहती हैं। उन्हें घर में अपने पति के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, उन्हें अपने बेटे के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, अपने रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाने, छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी जरूरतों के लिए। अब ये नहीं होगा। अब दिल्ली में 18 साल से ऊपर की हर महिला के लिए, चाहे वो हमारी छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, चाहे कोई माता हो, हर एक के लिए हर महीने 1000 रुपए का इंतजाम कर दिया। हर महीने उनके अकाउंट में 1000 रुपए जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है और इस पे कई सालों से हम काम कर रहे थे। जाहिर तौर पे इस पे काफी पैसे का खर्च आएगा, लेकिन चूंकि दिल्ली में अब एक बहुत ही ईमानदार सरकार है, एक एक पैसा बचाती है। पहले बिजली फ्री की, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री की, इलाज फ्री किया, तीर्थ यात्रा फ्री की, महिलाओं का सफर फ्री किया। तो पैसा बचा बचा के जनता तक पहुंचाती है। यही पैसा, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पहले क्यों नहीं हुआ, और लोग क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि वो सारा पैसा पार्टी वाले खा जाते हैं, दूसरी पार्टियों वाले सारा पैसा नेता खा जाते हैं, नेताओं की तरफ जाता है, सारा पैसा नेताओं की जेब में जाता है। दिल्ली में ऐसा नहीं होता। दिल्ली में सारा पैसा, एक एक पैसा बचा के हमने जनता पे खर्च किया है। तो अब वो बचा के इस साल हमारा वो सपना पूरा हुआ जब हम सोच रहे थे कि हर महिला को हम हर महीने 1000 रुपए देंगे। मैं दिल्ली की सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपका बहुत एहसान है मेरे ऊपर, आपका बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर। आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये आशीर्वाद अपने भाई पे और अपने बेटे पे बनाए रखना। जो महिलाएं 18 साल से ऊपर हैं वो इसके लिए पात्र होंगी, पर वो महिला किसी सरकारी पेंशन की लाभार्थी नहीं होनी चाहिए, सरकारी नौकरी में नहीं होनी चाहिए और इनकम टैक्स पेयर नहीं होनी चाहिए। और इसको, व्यवस्था को सिंपल करने के लिए हमने ये भी कर दिया, भाई सेल्फ डिक्लेरेशन दे देना। आप बाद में रैंडम तौर पे कुछ की जांच होती रहेगी, लेकिन सेल्फ डिक्लेरेशन देके आपको ये बेनिफिट शुरू हो जाएगा। तो इस साल अभी चुनाव के बाद जो है वो इसकी प्रक्रिया चालू होगी, फिर इसको हम कैबिनेट में लाके इसको सब करेंगे। तो मैं दिल्ली की महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इससे एक बहुत बड़ी बात होगी, दिल्ली की अर्थव्यवस्था में
बहुत बड़ा उछाल आएगा। हमेशा यह देखा गया है कि अगर संपत्ति या दौलत या पैसा कुछ चंद लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेट हो जाए तो अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो जाता है। पिछले 75 साल में हमने देखा जितनी भी पार्टियों की सरकार आई उनकी एक ही थ्योरी थी, ट्रिकल डाउन थ्योरी, ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स। उनका ये होता था कि भाई 2-4 परिवारों को सारा पैसा दे दो देश का, वो फिर फैक्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री में सारे मजदूरी करेंगे और उससे देश की तरक्की होगी। उससे देश की तरक्की कभी नहीं होती, दुनिया भर में नहीं हुई। ये जो बॉटम्स अप थ्योरी है जिसके जरिए आप जनता में, गरीब आदमी के हाथ में जितना पैसा आएगा उतनी तरक्की होगी इकोनॉमी की। गरीब आदमी के हाथ में जब पैसा आता है तो वो मार्केट में जाता है, वो कपड़ा खरीदता है, वो साबुन खरीदता है, वो कंजम्पशन की चीजें खरीदता है, तो इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होती है। जब डिमांड क्रिएट होती है तो नई नई फैक्ट्री लगती हैं, नई नई दुकानें लगती हैं। जब हम दिल्ली में आए थे हमने मिनिमम वेज बढ़ाए थे बहुत ज्यादा। हमने जब बिजली फ्री की, हमने पानी फ्री किया, आम जनता के हाथ में पैसा आया। आज उसी का नतीजा है कि दिल्ली के अंदर सबसे कम महंगाई है और सबसे ज्यादा समृद्धि है पूरे देश के अंदर देखा जाए तो महिलाओं के हाथ में जब पैसा आएगा, मैं समझता हूं वो मार्केट में जाएगी, अपनी मनपसंद की चीजें खरीदेंगी, उससे इकोनॉमी की भी तरक्की होगी। दूसरा, आज का जो बजट था वो राम राज्य की अवधारणा से प्रेरित था। हम अच्छे अस्पताल दे रहे हैं, अच्छे स्कूल बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन एक चीज की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दिल्ली के गांव में जो सड़कें हैं वो थोड़ी सी अनदेखी रह गई थी। इस बार उसके लिए हमने अलग से बजट का प्रावधान किया है और दिल्ली के गांव देहात की सड़कों की तरफ ध्यान दिया जाएगा, वहां की सड़कों को, के निर्माण को जोर शोर से कराया जाएगा। अगर कोई प्रश्न है तो। आप ओवरऑल अपने बजट को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि राम राज्य थीम तो आपने दी, पर ओवरऑल क्योंकि आतिशी जी का पहला बजट था और मैं आतिशी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। 10 में से 15 नंबर दूंगा मैं। बहुत अच्छा बजट था उनका और सारे तबकों का ख्याल रखा गया, सब सेक्टर्स का ख्याल रखा गया। हाँ, अभी तो पहले स्कीम नोटिफाई होगी, सब कुछ आज ऐलान है, इस स्कीम इस साल लागू होगी। फिर भी आपका क्या अंदाजा है कितनी महिलाएं इसमें मतलब आ सकती हैं? सारी नहीं आ सकती हैं, कितनी आ सकती हैं? क्या संख्या क्या हो सकती है? मेरा अपना मानना है मोटे मोटे तौर पे लगभग 65 लाख के करीब शायद महिला वोटर्स हैं दिल्ली में। 67 लाख। इसमें से इनकम टैक्स पेयर घटा दीजिए, इसमें सरकारी वो घटा दीजिए, इसमें हो सकता है सारी महिलाएं अप्लाई भी ना करें, वो सब करा के मेरा अपना मानना है शायद 45 लाख से 50 लाख के बीच में, शायद 50 लाख मान लीजिए। सर, दिल्ली वाले क्या समझे, स्कीम आ जाएगी या फिर कुछ अड़चने आएंगी? अड़चनों से लोहा लेना तो हमारे फितरत है। अभी तक अड़चनों से लोहा ले लेके अड़चनों को दूर कर करके सारे काम कराए हैं, तो ये भी कराएंगे। पर मैं ये एक सब महिलाओं को भी और सबको कहना चाहूंगा, आपने मेरे को 70 में से 62 सीट दी और एक बार 70 में से 67 सीट दी, तभी मेरी सरकार चली। अगर 70 में से 40 सीट दे देते तो अभी ये बदमाश हमारी सरकार गिरा देते, जैसे हर जगह गिराते फिर रहे हैं, है कि नहीं है? 70 में से 67 सीट दी, 62 सीट दी, तभी अभी तक सरकार चल रही है हमारी। उसका मैं शुक्रगुजार हूं बहुत बहुत। लेकिन सब लोग देख रहे हैं कि कैसे बीजेपी वाले, एलजी साहब, केंद्र सरकार हर काम में टांग अड़ाते हैं, हर काम में टांग अड़ाते हैं। अब अगर ये 7 एमपी, अभी मैं अकेला लड़ रहा हूं, एलजी साहब से भी अकेला लड़ता हूं, बीजेपी वालों से भी अकेला लड़ता हूं, सेंटर वालों से भी, तो ये 7 बीजेपी के एमपी बना के क्या मिला अपने को? कुछ नहीं मिला। दिल्ली वालों को तो कुछ नहीं मिला, उल्टा ही मिला। जब जब दिल्ली के काम रोकते हैं ये 7 एमपी बैठ के ताली बजाते हैं, बहुत अच्छा दिल्ली वाले बड़ी तकलीफ में है, बहुत अच्छा दिल्ली वाले बड़ी तकलीफ में है। तो ये तो बहुत गलत है। तो मेरा ये सब दिल्ली वालों से कहना है कि अगर ये 7 एमपी आप इंडिया गठबंधन के दे दोगे तो ये मेरे 7 हाथ बन जाएंगे, मेरे को ताकत मिलेगी। अगली बार 7 इधर से आ जाएंगे दिल्ली से, 13 पंजाब से आ जाएंगे, 10 हमारे राज्यसभा के, करीब 25-30 एमपी हो जाएंगे। फिर किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है जो दिल्ली वालों के काम रोक दे। तो ये मैं ताकत आज दिल्ली के लोगों से मांग रहा हूं
कि आप लोग जब वोट डालने जाओ तो दिल्ली की सोचना, केजरीवाल के हाथ मजबूत करने के लिए, ताकि ये रोज मैं जो लड़ रहा हूं आप मेरे को ताकत दोगे तो किसी एलजी की हिम्मत नहीं होगी आपके काम रोकने की। सर एक एडिशन इसमें है, कई लोग देख रहे हैं कि एक चुनावी साल में आपने अनाउंसमेंट किया है, लेकिन इफेक्टिव होगा चुनाव के बाद तो वोट बैंक जो आपकी तरफ शिफ्ट हो सकता था वो नहीं होगा, क्या ये खतरा है? क्यों नहीं होगा, होना तो चाहिए। भाई अनाउंसमेंट किया है और सबको यकीन है कि केजरीवाल जो कहता है वो करता है, तो मैंने कहा है तो मैं करूंगा भी। हाँ, मैंने कहा है भाई, मैं हमेशा मेरा स्टैंड ये रहा कि ईडी के जो संबंध जो आ रहे हैं वो इलीगल हैं, लीगली इनवैलिड हैं। वो क्यों लीगली इनवैलिड हैं, वो लंबे लंबे मैंने चिट्ठी, कई पेज की चिट्ठी उनको लिख के भेजी है कि भाई क्यों लीगली इनवैलिड है। मेरे तो उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उनको जवाब देना चाहिए था। जो मैंने लीगल आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के आधार पे दूसरे केसेस में ईडी के समन्स को क्वैश कर दिया हाई कोर्ट्स ने। तो अगर उन केसेस में क्वैश किया तो इधर भी ये इनवैलिड हो गया, लेकिन वो नहीं माने, बस समन पे समन। फिर मैंने पिछली बार 2-3 समन के पहले लिखा था मेरा विधानसभा का सत्र चल रहा, बजट सेशन में नहीं आ सकता, तो वो जानबूझ के ऐसी डेट्स पे दे रहे हैं। जैसे पिछली डेट पे दिया, उस दिन मुझे एलजी के अभिभाषण के प्रस्ताव पे मुझे असेंबली में बोलना था, उस डेट को दिया। आज की डेट दी, आज हमारा बजट सत्र था। अब मैंने उनको कहा है भाई, हालांकि मैं आपके संबंध को इलीगल मानता हूं, लेकिन आपके प्रश्नों के सारे जवाब देने को मैं तैयार हूं, क्योंकि हमने कोई गलत काम किया नहीं, कुछ छुपा नहीं रहे। तो आप मेरे से प्रश्न पूछ लो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछ लो। कानून में लिखा है कि ईडी की प्रोसीडिंग्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब ईडी एक कोर्ट की तरह है, न्यायालय की तरह है। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स अब हैं, कानून बन गया है भाई, किसी भी कोर्ट के अंदर किसी भी पार्टी को वीसी के जरिए प्रेजेंट होने की अलाउड है। तो अगर मैं कह रहा हूं ये मेरा अधिकार है, अगर मैं कह रहा हूं मेरे को वीसी से अलाउ किया जाना चाहिए, तो मैं समझता हूं जरूर वो अलाउ करेंगे वीसी से, और उनके जितने मेरी जानकारी में है मैं सभी प्रश्नों के जवाब दूंगा। ये मैं अभी देख रहा था, मेरी तरफ से कोई ऐसी डिमांड नहीं है। अगर ईडी चाहे तो कर सकती है, मेरे को कोई इस पे आपत्ति नहीं होगी, लेकिन मेरी तरफ से कोई ऐसी डिमांड नहीं है। अगर हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सर ये एक सवाल ये सीएम सर इधर coming back to the budget, actually coming back to the budget, our government has always taken pride that budget outlay has been increasing since the government took over. This is probably the first time the budget outlay has gone down. What is the reason behind? देखिए, अगर आप दिल्ली की फिस्कल हिस्ट्री देखिए तो लगातार हमारा बजट बढ़ता है। दिल्ली एक ऐसी सरकार है जिसको सेंटर से वर्चुअली 0 पैसा मिलता है। हमारा शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस, जैसा मैंने आपको कहा, 7,200 करोड़ से भी ज्यादा बनता है, बट हमें एक चवन्नी नहीं मिलती। इस साल इसको मैं थोड़ा पर्सपेक्टिव में रख देता हूं कि दिल्ली के लोग मिलके शायद सेकंड हाईएस्ट इनकम टैक्स देते हैं बॉम्बे के बाद। हम 2 लाख करोड़ से ज्यादा का इनकम टैक्स देते हैं। अब जो संविधान है उसमें लिखा है कि इनकम टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, लेकिन केंद्र सरकार इनकम टैक्स को स्पेंड नहीं कर सकती। केंद्र सरकार को इनकम टैक्स राज्यों के अंदर बांटना होता है। तो दिल्ली के लोगों से 2 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स लेके वो सारा का सारा 2 लाख करोड़ रुपया पूरे देश के अन्य राज्यों में बांट दिया जाता है। दिल्ली को उस 2 लाख करोड़ रुपए में से केवल और केवल 325 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। ये अब वो भी बंद हो गया, वो भी बंद हो गया। तो एक नया पैसा हमें नहीं मिलता उस 2 लाख करोड़ में से। तो ये एक भी पैसा हमें उस 2 लाख, तो ये तो नाइंसाफी है। ये तो ये है कि जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है उसका गला ही घोंट दो। अगर डेली ग्रोथ इंजन है, आप हमें अगर पैसा दोगे, हम नए नए फ्लाईओवर, नए नए सड़कें बनाएंगे, दिल्ली को शानदार सिटी बनाएंगे, आपको और इनकम टैक्स इकट्ठा करके देंगे ना। आप हमें पैसा दो, हमें पैसा नहीं दे रहे। कंटिन्यू। सेकेंड, दिल्ली एक इकलौती सरकार है जो बिना लोन लिए सरकार चलाती है। अगर आप हमारे पिछले कुछ सालों की हिस्ट्री देखिए, हालांकि हम लोन का प्रोविजन करते हैं, हमें अभी तक कोविड के साल के अलावा हमारी सरकार को चाहे बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, बस यात्रा, सब कुछ फ्री देने के बावजूद हमें कभी लोन नहीं लेना पड़ा।
इस साल जो एक अंतर आया है, जो पिछले 2 सालों से अंतर आ रहा है, कि जीएसटी कॉम्पेंसेशन बंद हो गया है। पहले दिल्ली को 10,000 करोड़ जीएसटी कॉम्पेंसेशन मिलता था, उसका लास्ट कंपोनेंट 2-3 हजार करोड़ लास्ट ईयर भी मिला है। लेकिन इस साल, और ये दिल्ली की रेवेन्यू ग्रोथ का, रिमार्केबल रेवेन्यू ग्रोथ का नतीजा है कि जीएसटी कॉम्पेंसेशन खत्म होने के बाद भी हम अपने रेवेन्यू को पिछले साल के लेवल से इंक्रीज कर पाए। बिकॉज बजट एस्टिमेट, हालांकि पिछली बार थोड़ा ज्यादा था, लेकिन जो फाइनल एस्टिमेट है बजट का वो 74,900 करोड़ से, और इस बार उसको 1100 करोड़ रुपए बढ़ा के 76,000 करोड़ का हमने बजट अनुमान किया है। आप किसी और राज्य में देख लीजिए, कोई और राज्य नहीं है जिसने अपना जीएसटी कॉम्पेंसेशन खत्म होने के बाद अपना बजट डेफिसिट लोन लेके, डेट लेके पूरा ना किया हो। दिल्ली एक इकलौती सरकार है जो अपने रिसोर्सेज रेज करती है, ईमानदारी से रेज करती है, और बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, बस यात्रा, तीर्थ यात्रा सब कुछ फ्री देने के बाद भी फिस्कल सरप्लस में रहती है। So I have a question. You said that this year's budget was inspired by the vision of Ram Rajya, and in fact, the finance minister's speech was peppered with couplets from Ramayana. Why is that? Why did you feel that this is a pitch that you have to make and you have to define your budget in this manner? You don't believe in Ram Rajya? So that is that apart, sir. We believe in Ram Rajya. हमने केवल इस बार नहीं, कई सारे बजट स्पीचेस मनीष जी के भी उठा के देखो, उसमें भी राम राज्य की अवधारणा की कई बार जिक्र हुआ है। 2022 you mentioned it first after winning the 2020. नो, आई डोंट थिंक सो, उसके पहले भी मेंशन रूपश्री, अगर आप ये देखिए, आप हमारी पॉलिसीज देखिए, हमारे पॉलिसीज ही राम राज्य से प्रेरित हैं, जो एक एक तबके के लिए, खासकर जो पिछड़े हुए तबके हैं। देखिए राम राज्य में किस चीज की बात है, जो अभी हमने आज भी कहा, कोई दीन नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई बीमार नहीं है, सब समृद्ध हैं। तो पिछले 9 साल से हमारी सरकार इसी पे तो काम कर रही है। कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जिसने शिक्षा पे इन्वेस्ट किया इतना, कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जिसने एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया। एक हमारा अचीवमेंट जो हमने आज शेयर किया, जो अक्सर हम उसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन हमने मैल नरिशमेंट जिस स्पीड से दिल्ली में कम किया है, खास करके बच्चों में 91% रिडक्शन है। ऐसा नहीं है कि ये स्कीम्स और राज्यों में नहीं चलती हैं, लेकिन हमारी सरकार में, क्योंकि हमारे लिए एक एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, हमने बच्चों पे इतना फोकस करके 91% से मैल नरिशमेंट कम कर दिया है। तो हमारी पॉलिसीज ही राम राज्य से प्रेरित हैं, पहले दिन से प्रेरित हैं। उम्मीदवारों को बदल दिया है दिल्ली में, एक को छोड़कर फिलहाल 5 सीटों में से, क्या कहेंगे जिस तरह से चेहरे बदल रही है? भाजपा डर गई है, इसीलिए उनको, मैं कोई बता रहा था कि जहां जहां आम आदमी के कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं वहीं बदले हैं। आसाम में भी वहीं बदले हैं जहां 3 हमारे खड़े हुए हैं, यहाँ पे दिल्ली में भी वहीं बदले हैं, सारे हमारे वाले जहां खड़े हुए हैं। अब देखते हैं कुरुक्षेत्र में किसको देते हैं और गुजरात में Coming back to the budget, budget is not only what you are going to do in the next fiscal, but also the account of what you have done in the past, which you always do. But in the past 2 budgets, you made several announcements, which have not been mentioned this time. How much you have managed to achieve in Rozgar budget? How many jobs you have managed to provide? How many schemes you could manage to implement? Last year you talked about road infrastructure. There is no mention about that. How much work could you do on that front? Can you elaborate on that, please? मैं समझता हूं कि आज आतिशी जी का जो स्पीच है वो 2 भागों में था। फर्स्ट पार्ट वाज नॉट स्पेसिफिकली अबाउट लास्ट ईयर, बट द डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट दैट इज टेकन प्लेस इन दिल्ली इन द लास्ट 10 years सिंस वी टुक ओवर। तो 10 साल के अंदर, 10 साल पहले दिल्ली क्या थी और 10 साल के बाद आज दिल्ली क्या है। तो फर्स्ट पार्ट 12:15 बजे तक उनका स्पीच उसी पे था। 12:15 बजे के बाद फिर उन्होंने इस साल का बजट प्रेजेंट किया। तो उसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी कि पहले 24,000 क्लासरूम थे, हमारे आने के बाद 22,000 क्लासरूम और बन गए। हमने 530 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, हमने दवाइयां फ्री की, हमने ये किया वो किया। उसमें रोजगार वाले पे परसों जो सर्वे रखा गया, आई थिंक इट हैज कम डाउन वेरी सब्सटैंशियली इन द लास्ट 2 years, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मेरे को एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है, शायद 6.9 से 1.2 या 5.3 से 1.9।
5.3 अनएम्प्लॉयमेंट रेट से 1.9 आ गया, विच इज रिमार्केबल अचीवमेंट। तो Really know the numbers coming out. नंबर्स इस तरह से परसेंटेज अगर है तो उसमें नंबर्स आप निकाल लीजिए। सीएम साहब पर- एक टॉक ऑफ द टाउन बन गया है कि नेबरिंग जो स्टेट्स हैं खासतौर पर नोएडा, गाजियाबाद, वो महिलाएं कह रही हैं कि दिल्ली का एनरोलमेंट करा लें ताकि उनको उनको मैं सबको कहना चाहूंगा कि आप अपने अपने राज्य में हमारी सरकार लेके आए तो वहां सबको बेनिफिट मिलेगा। तेलंगाना में पीएम कह रहे हैं कि मैं हूं मोदी का परिवार, ये नारा आज उन्होंने दिया है परिवारवाद पर अटैक करते हुए। मुझे आइडिया नहीं है इसका। सर आज सोलर की बात आज बजट में भी की, सोलर की आप लोगों ने राशि भी अब निर्धारित कर दी, स्कीम जो है वो अभी तक नहीं आ पाई है, अटकी है। मेरी एलजी साहब से निवेदन है, प्लीज इस स्कीम को मत रोकिए। जनता के लिए, देश के लिए स्कीम है, इसमें इन चीजों के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये सही नहीं है। तो वो स्कीम रोकी उन्होंने। जिस दिन स्कीम आई थी मेरे पास कई फोन आए थे कि बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है। जिन लोगों के अभी बिजली के बिल जीरो हैं उनके तो जीरो हैं, जिनके बिजली के बिल आते हैं वो भी जीरो हो जाएंगे। तो अच्छी स्कीम है, अच्छा काम तो होना ही चाहिए। कोई लोग ये बता रहे हैं कि हमारी स्कीम कॉपी करके अब सेंट्रल आ रही है, तो सेंटर की पहले आनी चाहिए, हमारी नहीं आनी चाहिए पहले, इसलिए ये विवाद हो रहा है। तो जब तक सेंटर नहीं लाएगा हमारी पास नहीं करेंगे ये। नहीं अगले साल, अच्छा अगले साल तो उस टाइम तक चुनाव हो जाएंगे, लुक्स लाइक। बट जैसा मैंने कहा था एंड में कि वी आर कॉन्फिडेंट ऑल्सो, होपफुल ऑल्सो कि अगले 5 बजट भी हम ही लोग प्रेजेंट प्रेजेंट करेंगे। लोकसभा चुनाव में अनलेस दे डिक्लेयर दिल्ली एज अ फुल यूटी। आप ही लोगों से पता चलता है, आप ही लोग बताते हो। पूर्ण राज्य मुद्दा पर लास्ट लोकसभा चुनाव में इस बार क्या आप तैयार कर रहे हैं कैंपेन दिल्ली और फिर बाकी जगहों भी? मेरा एक ही चीज है सबको कहना कि अगर आप अपने, देखो तमिलनाडु वाले लोग जो हैं वो तमिलनाडु वाली पार्टी को सारे एमपी दे देते हैं तो उनकी हाथ ताकत बढ़ती है। केरला वाले केरला वालों को दे देते हैं। दिल्ली वाले अपनी दिल्ली वाली पार्टी को अगर सारे एमपी दे देंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारे हाथ मजबूत होंगे, तो जाके उनसे सेंटर से लड़ने में हमारी ताकत बढ़ेगी। अभी सेंटर से अकेला मैं लड़ता रहता हूँ, एलजी साहब से मैं लड़ता, फिर हमारी ये साथ लड़ेंगे ना जाके। तो मेरी दिल्ली के लोगों को ये गुजारिश है कि आप हमारी ताकत बढ़ाओ। जैसे आपने 62 सीट दी, 67 सीट दी, सर माथे पे आपका आशीर्वाद, लेकिन इसमें भी आप हमें ताकत दो ताकि हम इनसे आपके हक ले। मैं ये 7 सीट अपने लिए नहीं मांग रहा, अपने बच्चों के लिए नहीं मांग रहा कि बच्चों को सेटल करना है इसलिए 7 सीट दे दो। आप ही के बच्चों के लिए मांग रहा हूँ, आप ही की खुशहाली के लिए मांग रहा हूँ, आप ही के परिवार के लिए मांग रहा हूँ, दिल्ली के लिए मांग रहा हूँ। आप मेरे हाथ मजबूत करोगे मैं और आपके लिए काम कर पाऊंगा, है ना। सर मैनिफेस्टो मिलके आएगा क्या 7 सीटों के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का? मेरे को इसका कांग्रेस का ज्यादा आइडिया नहीं है। अभी तो हम अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, देखते हैं उनसे बात करके, पर अभी तो हम अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। आज पूरी शाम उसी के ऊपर है। सर दिल्ली में काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, आपकी गवर्नमेंट लगातार एजुकेशन पर काम कर रही है, वो बच्चे जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं लेकिन 5% नहीं, हमारी योजना है कि स्कीम है कि आप लोन ले लीजिए और लोन आपको गारंटी सरकार देगी। आपको अपनी कोई ज्वेलरी बेचने की जरूरत नहीं है, कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। वहां से निकलने के बाद, पढ़ाई से निकलने के बाद आपकी नौकरी लगेगी। नौकरी करने के 15 साल के अंदर आप वो लोन आसान किश्तों में चुका सकते हैं। तो हायर एजुकेशन में तो दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी योजना है ये, उसका प्रचार करना चाहिए हमें। At the beginning of your press conference and you have said this time and again that दिल्ली वाले आपके पूरा परिवार है, आप कोई आपके माँ बाप की तरह है, कोई आपके भाई है। At this point of time on social media, every cabinet minister of the Modi government has been putting out Modi ka parivar in their bracket as they call it. I have no idea. Someone asked this question just now. I have no idea about this. I have not seen this. किसको परिवार मानते हैं सर? वो मोदी का परिवार मान रहे हैं, बीजेपी? वो शायद अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपना परिवार मानते हैं। मैं दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानता हूँ। थैंक यू।